नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक जीएसटी एक्ट से उठा रहे हैं, सेक्शन 129। सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि ये कहता है कि कोई भी गुड्स या कन्वेंस डिटेंशन कर लिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है और उसका माल सीज कर दिया जाता है, तो उस केस में सेक्शन 129 में 6 सब सेक्शन हैं। वो सेक्शन क्या क्या कहते हैं, आज उसी को समराइज फॉर्म में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 129 में सब सेक्शन 1 है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको समराइज फॉर्म में। मैं क्लॉज भी पढ़ता जा रहा हूँ, सेक्शन भी पढ़ता जा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको उसका मतलब भी समझाता जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। Notwithstanding anything contained in this act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provision of this act। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो कि माल ट्रांसपोर्ट करता है या स्टोर करता है, जब वो इन ट्रांजिट होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 129 तभी लगेगा जब माल आपका इन ट्रांजिट में होगा और आपने प्रोविजंस का कंट्रावेंशन किया है, उनका उल्लंघन किया है प्रोविजंस का, तो आप पर 129 का सेक्शन लगा दिया जाएगा और आपका माल और आपका जो कन्वेंस है वो डिटेंशन कर लिया जाएगा, उसका डिटेंट कर लिया जाएगा और वो सीज कर दिया जाएगा। All such goods and the conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyances shall be liable to detention or seizure। कहने का मतलब यह है कि सारे वो गुड्स और कन्वेंस जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जो कि गुड्स को ले जा रहे हैं, और जो भी उस गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और कन्वेंस हैं, वो सारे डिटेंशन के लिए और सीजर के लिए लायबल हो जाएंगे। आफ्टर डिटेंशन और सीजर द गुड्स एंड कन्वेंस शैल बी रिलीज्ड। डिटेंशन और सीजर के बाद आपका गुड्स और कन्वेंस रिलीज किया जा सकता है। कब? इसमें भी अब कंडीशंस लगा दी गई हैं। इसमें 3 कंडीशंस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। पहले हम क्लॉज ए को समझते हैं। क्लॉज ए कहता है, ऑन पेमेंट ऑफ द अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टैक्सेबल गुड्स है और वो पकड़ा जाता है इन ट्रांजिट के दौरान, तो जो भी इनवॉइस में टैक्स अप्लीकेबल है, जो भी टैक्स शो हो रहा है और जो पेनल्टी है वो इक्वल टू 100% होगी ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। उस गुड्स को जो कि इन ट्रांजिट में पकड़ा गया है, उस पर जो टैक्स लगा है उसके 100% के इक्वल पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब कि टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स। कहने के मतलब यही है, मतलब आपको टैक्स का 2 गुना आपको पे करना है। और मैं साथ में ये भी बता दूं, ये जो टैक्स आप पे करेंगे इसका कोई भी आपको इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ सब सेक्शन 5 में ये आईटीसी क्रेडिट ब्लॉक की गई है। इसका आपको आईटीसी बिल्कुल भी भूल कर भी मत लीजिएगा, ये आईटीसी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अब एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात की गई है कि उसमें क्या कहा गया है, on payment of an amount equal to 2% of the value of goods or 25,000 rupees whichever is less। अब exempted goods लिए कहा गया है कि on payment of an amount equal to 2% of value of goods, मतलब कि जो गुड्स की जो वैल्यू है उसका 2% के इक्वल या फिर 25,000 रुपये, दोनों में जो लेस होगा वो आपको पे करना है। where the owner of goods comes forward for such payment of tax and liability। अगर ओनर गुड्स का आगे आता है टैक्स और पेनल्टी को पे करने के लिए, तब ये क्लॉज ए लगेगा। अब मैं पढ़ता हूँ क्लॉज बी। ऑन पेमेंट ऑफ द अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन। क्लॉज बी ये कहता है, इस क्लॉज बी में मैं बता दूं पहले में क्या था, अगर ओनर ऑफ द गुड्स टैक्स पेमेंट और पेनल्टी के लिए आगे आता है। इस क्लॉज बी में ये है, अगर ओनर ऑफ द गुड्स टैक्स पेमेंट और पेनल्टी के लिए आगे नहीं आता है तब ये क्लॉज बी लगेगा आपके ऊपर।
on payment of the applicable tax and penalty equal to the 50% of the value of goods reduced by the tax amount paid thereon। कहने का मतलब ये है आपको टैक्स तो पे करना ही करना है जो कि गुड्स पे लगेगा, और आपको 50% पेनल्टी भी पे करनी है जो कि इक्वल होगी वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कि उस माल की कीमत के 50% के इक्वल होगी, रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयरऑन, जो कि वैल्यू ऑफ गुड्स में अगर टैक्स का पोर्शन लेस कर देंगे तो उसका जो 50% आएगा, जो नेट अमाउंट का 50% आएगा प्लस अप्लीकेबल टैक्स, वो आपको पे करना है। ये बात हो रही है अभी टैक्सेबल गुड्स के केस में। अब आते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में। इन केस ऑफ एन एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी गुड्स की जो वैल्यू है उसका 5% या फिर 25,000 रुपये दोनों में जो लेस है वो आपको पे करना है एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में। और ये क्लॉज भी है, ये क्लॉज भी उन ओनर्स के लिए है जो कि आगे नहीं आते हैं टैक्स और पेनल्टी को पे करने के लिए, उन पे क्लॉज भी लग जाता है। अब बात करते हैं क्लॉज सी। अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी इन सच फॉर्म और मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब ये है क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो भी अमाउंट फाइनल होगी अप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी, उसके इक्विवेलेंट आप कोई भी सिक्योरिटी फर्निश कर सकते हैं। ये क्लॉज सी कहता है। और आपका ये सेक्शन क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, इन तीनों को मिलाकर ही आपका सब सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि सेक्शन 129(1) में एक प्रोविजो भी दिया गया है, एक कंडीशनल भी लगाई गई है। कंडीशन ये है कि नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज्ड विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। कहने का मतलब ये है जो भी पर्सन जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका कोई भी माल और कन्वेंस को तब तक सीज नहीं कर सकते, तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप उसको एक डिटेंशन और सीजर का ऑर्डर उसको सर्व नहीं करते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर रास्ते में आपका माल रोक लेता है तो वो अधिकार नहीं है उसको माल को रोकने का जब तक वो आपको एक ऑर्डर सर्व नहीं करता है। ये सेक्शन 129 ऑफ सेक्शन 1 में ये कहा गया है। अब आते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट। अब उस पे आते हैं। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67 सब सेक्शन 6 शैल अप्लाई फॉर डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस। सेक्शन 67 में ये कहा गया है कि आपका माल प्रोविजनल बेस पर रिलीज किया जा सकता है। प्रोविजनल बेस पर रिलीज किया जा सकता है अगर उसका आप सिक्योरिटी फर्निश कर दें या फिर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें तो आपके माल को प्रोविजनली रिलीज किया जा सकता है, या फिर आप टैक्स का पेमेंट और पेनल्टी पे कर दें। दोनों में से जो भी आप करेंगे तो उस बेस पर आपका माल जो सीज हुआ है वो रिलीज किया जा सकता है। ये भी प्रोविजनल बेस पे है, जान अभी छूटी नहीं है, ये प्रोविजनल बेस पर रिलीज किया गया है। ऐसा सेक्शन 129 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है। अब आते हैं सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 ये कहता है द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेंसेस शैल इशू अ नोटिस specifying the tax and penalty payable and thereafter pass an order for payment of tax and penalty। सबसेक्शन 3 देखिए क्या कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर आपका जो माल गुड्स सीज कर रहा है और जो कन्वेंस जो सीज कर रहा है वो एक नोटिस इशू करेगा जिसमें आपका टैक्स और पेनल्टी कितनी आपको पे करनी है ये मेंशन होगा, और उसके बाद वो एक ऑर्डर पास करेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। इसके लिए वो एक ऑर्डर पास करेगा। ये ऑर्डर पास करेगा सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129। अब आते हैं सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 129। नो टैक्स, इंटरेस्ट,
और पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 3 विदाउट गिविंग द पर्सन कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी तब तक डिटरमाइन नहीं की जा सकती, जैसा कि सबसेक्शन 3 में मैंने आपको बताया है, एज पर ऑर्डर जो पास होता है वो तब तक डिटरमाइन नहीं की जा सकती जब तक आपने जिस पर्सन का माल सीज किया है उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं है। आपको पहले उसका पूरा क्लैरिफिकेशन उससे रिटर्न में लेना पड़ेगा। आप बिना सुने उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। आपको उसकी पूरी बात रिटर्न में लेनी पड़ेगी, ऐसा सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 129 कहता है। अब आते हैं सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 129। देखिए ये क्या कहता है, ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। कहने का मतलब ये है सबसेक्शन 1 में जो भी अमाउंट रिफर की गई है, जो भी अमाउंट फाइनल हुई है, वो सारी अमाउंट पे की जाती है अगर, तो ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3, जो नोटिस आपको सबसेक्शन 3 में दी गई है उसकी सारी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड कर दी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि सारी प्रोसीडिंग्स आपकी ख़त्म हो चुकी हैं अगर आप टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है सबसेक्शन 5 में अगर आप टैक्स का पेमेंट कर देते हैं एज पर सबसेक्शन 1, तो आपकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो मान लिया जाएगा कि वो सारी प्रोसीडिंग्स ख़त्म करी जाती हैं और आपका माल छोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 129। Where the person transporting any goods or the owner of goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in subsection 1, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पर्सन जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था गुड्स और ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, अगर वो टैक्स और पेनल्टी पे करने में फेल हो जाता है एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, जैसा कि सबसेक्शन 1 में बताया गया था। सबसेक्शन 1 में बताया गया था 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और इक्वल टू 100 ऑफ गुड्स। ये टैक्सेबल गुड्स के केस में था। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में कुछ और क्लॉजेस थे। आप मेरी वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा। तो अगर वो टैक्स और पेनल्टी को पे करने में फेल हो जाता है विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन और सीजर, 7 दिनों के अंदर, डिटेंशन के 7 दिनों और सीजर के 7 दिनों के अंदर अगर वो टैक्स और पेनल्टी पे करने में फेल हो जाता है, द फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 130। तो जो आगे की प्रोसीडिंग्स हैं, जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं, वो इनिशिएट कर दी जाएंगी अंडर सेक्शन 130। यहाँ पे बात समझिएगा, अगर 7 दिनों के अंदर आप टैक्स और पेनल्टी का पेमेंट नहीं करते हैं जो कि सबसेक्शन 1 में आपकी लायबिलिटी को डिटरमाइन किया गया है, तो आपके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स अप्लाई कर दी जाएंगी, इनिशिएट कर दी जाएंगी एंड आपके ऊपर सेक्शन 130 लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और है, एक रिलीफ दी गई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स आर पेरिशेबल और हैजर्डस इन नेचर और आर लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम। कहने का मतलब है जो भी माल सीज किया गया है या डिटेन किया गया है, अगर वो पेरिशेबल है, ख़राब होने वाला है, जल्दी ख़राब होने वाला है और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर सकती है टाइम के साथ, तो क्या किया जा सकता है? द सेट पीरियड ऑफ 7 days मे बी रिड्यूस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जो 7 days का पीरियड है उसको प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कम किया जा सकता है। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करके आप वो जो 7 days का पीरियड है उसको कम करवा सकते हैं और अपने माल को प्रोविजनली रिलीज करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं प्रॉपर ऑफिसर कौन कौन होते हैं।
Deputy and Assistant Commissioner of Central Tax has been designated as proper officer for the purpose of Section 129 subsection 3। ये मैंने आपको सेक्शन 129 के 6 सेक्शंस का समराइज फॉर्म में आपको बता दिया है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको और भी ऐसे सेक्शंस को समराइज फॉर्म में बता सकूँ और डिटेल में बता सकूँ। थैंक यू सो मच।